नाखून के जैसे तेरे इश्क की लत लग चुकी है, क्या कहूं जितना ही काटो बढ़ता ही जाता है। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में 10th क्लास बिहार बोर्ड का गोधुली भाग 2 का चौथा चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं का अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम हॉल में मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू से शुरू करता हूं। यह है आपका चौथा चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आना शुरू पहले ही पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सा विधा है। विधा का मतलब निबंध है कि कहानी है कि क्या है। तो जब पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सा विधा है, तो आंसर करेंगे ललित निबंध। ललित देखिएगा, ललित अलता ललता ललता अलता अलता ललता। नाखून में क्या लगाया जाता है? अलता ललता। तो ललता अलता याद रखिएगा, यानी ललित है और निबंध है। तो जब पूछे नाखून क्यों बढ़ते हैं तो ललित निबंध है। या आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन ललित निबंध है, तो आंसर करना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए ना, नाखून कितना बार हम लोग काटते हैं फिर बढ़ जाता है, हजारों बार काटो हजारों बार बढ़ जाते हैं। कौन? नाखून। तो याद रखिए ना, 1000 बार कौन बढ़ता है? नाखून। तो जब पूछा जाए नाखून क्यों बढ़ते हैं तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या करना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। या आपसे पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ का लेखक है, तो 1000 बार क्या काटते हैं? नाखून। तो आंसर करना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा लेखक से, लेखक परिचय से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो आंसर करना है 1907 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऐसे आरत दुबे का छापरा, बलिया उत्तर प्रदेश। अगर राज्य पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश। जिला पूछा जाए तो बलिया। अगर स्थान पूछा जाए तो आरत दुबे का छपरा। ये ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने के लिए आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ। यह चैप्टर से ना जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है निधन और जन्म से संबंधित। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो आंसर ये। मरे कब, निधन कब हुआ, तो 1979 ईस्वी में। देखिए, एक होता है मृत्यु, एक होता है निधन। निधन शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो देश के लिए कुछ किया हो। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ, तो 1979 ईस्वी में। अब आपसे पूछा जाएगा चैप्टर के अंदर से कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। या आपसे पूछा जाएगा इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। अब चलिए देखा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ रचनाएं हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है रचना। रचना मतलब कुछ ये लिखे हैं, कुछ इनकी कृतियां हैं। तो पहले ही आपसे पूछा जाएगा अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। या आपसे पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किसकी रचना किए हैं, तो आंसर में दिया रहेगा अशोक के फूल। एक अशोक के फूल है, एक सीरस के फूल, इसमें नहीं लिखे, सीरस के फूल भी देता है। सीरस के फूल के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। या हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक है, तो सीरस के फूल के। ऐसे ही कल्पलता के लेखक कौन है, एग्जाम में पूछा गया है कल्पलता के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। या पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी किसकी रचना किए हैं, 4 ऑप्शन देगा, 3 अलग अलग, एक देगा कल्पलता, तो आंसर करना है कल्पलता। ध्यान से देखिएगा, कल्पलता जो है ना, इसमें बहुत सारे निबंध है। कल्पलता निबंधों का संग्रह है। आपसे पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, कल्पलता क्या है, निबंधों का संग्रह है। आपसे जब पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है, कहाँ से उद्धृत है, तो कल्पलता से है। ये कल्पलता क्या है, तो इसके अंदर ना बहुत सारे निबंध है, बहुत सारे निबंध है। और इसी कल्पलता निबंध संग्रह से यह पाठ लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे चला जाए, अब आपसे पूछा जाएगा विचार और वितर्क किनकी रचना है, तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। या उल्टा भी पूछ सकता है कि ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित में कौन सी रचना है, दिया रहेगा विचार और वितर्क, तो आंसर करना है। ऐसे ही पूछेगा कूटज किनकी रचना है, तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पूछा भी गया है। और आपसे पूछा जाएगा आलोक पर्व किनकी रचना है, सबसे फेमस, इन सभी में सबसे फेमस है ये आलोक पर्व। याद करके जाना है, केवल अगर इन सभी में से एक याद करना हो तो इसको याद करिएगा। आलोक पर्व किनकी रचना है,
तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। या आप पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित में कौन सी रचना है? आलोक पर्व। यह आलोक पर्व इतना फेमस है, इतना कि इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ना पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इतना ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय है ना, इनको डीलिट की उपाधि दी थी। किस रचना के लिए? आलोक पर्व पे। तो याद रखिएगा, आलोक पर्व पे इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था, भारत सरकार द्वारा डीलिट की उपाधि मिला था, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है इसी रचना के लिए। इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। आलोक पर्व का लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपसे पूछा जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आपसे पूछा जाएगा अगला, अनाम दास का पोथा। अच्छा, ये अनाम दास का पोथा क्या है? तो एक उपन्यास है। तो आपसे पूछा जाएगा अनाम दास का पोथा क्या है? कहानी, उपन्यास, निबंध? तो उपन्यास है। आपसे पूछा जाएगा अनाम दास का पोथा का रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? रचयिता कौन है? तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे पूछा जाएगा कालिदास की ललित योजना का लेखक कौन है? तो आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे पूछा जाएगा विश्व भारती। अच्छा, विश्व भारती आप पढ़े होंगे। विश्व भारती क्या है? एक पत्र था, पत्र। तो विश्व भारती पत्र का संपादन किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अच्छा, विश्व भारती जो है ना, इसका एक दूसरा भी नाम है। क्या है? शांति निकेतन। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व भारती का दूसरा नाम क्या है? शांति निकेतन। या शांति निकेतन किसका दूसरा नाम है, अन्य नाम है? तो विश्व भारती का। विश्व भारती क्या है? एक पत्र है। इसका संपादन किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये रहा आपका रचना। अब चैप्टर के अंदर जो बतलाए थे आलोक पर्व, यहाँ लिखे हैं, देखिए कि आलोक पर्व की जब रचना किए थे तो इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान कौन दिया था? भारत सरकार। और डीलिट की उपाधि मिला था किसके द्वारा? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। किस पर? आलोक पर्व पर। किनको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब चला जाए चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर के अंदर चले तो चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ना मनोरंजन शैली में इस पाठ को लिखते हैं। और नाखून के बहाने, देखिए नाखून का बहाना करके, ये जो लेखक है ना, नाखून का बहाना करके सभ्यता और संस्कृति, जो दुनिया की सभ्यता और संस्कृति है, उसकी विकास की गाथा गाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा लेखक नाखून के बहाने किसकी गाथा गाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो किसकी गाथा? सभ्यता और संस्कृति की। किसकी सभ्यता और संस्कृति की? पूरा दुनिया की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी गाथा गाते हैं। किसके बहाने? नाखून के बहाने। कौन? लेखक। या आपसे पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ जो है किस शैली में है? तो यहाँ लिखे हैं मनोरंजन के शैली में। किस शैली में? मनोरंजन के शैली में है। याद रखना है। देखिए इतना ही नहीं, ये बोलते हैं कि नाखून जो है ना, नाखून के ही बहाने ये जो है किसका? सभ्यता और संस्कृति का बोध कराते हैं। आगे यह भी बतलाते हैं कि देखिए नाखून जो है ना, ये बार बार बढ़ता है। और नाखून बढ़ करके हम लोग को क्या क्या याद दिलाना चाहता है? नाखून बढ़ करके याद दिलाना चाहता है कि हम लोग पशु थे, हम लोग के अंदर पाशविक वृत्तियां हैं, लेकिन हम लोग उसको काटते हैं। नाखून देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, नाखून का बढ़ना पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। यानी नाखून जो है ना, वो बढ़ करके पाशविक वृत्ति हम लोग के अंदर, पाशविक का मतलब क्या? पशु। अब वृत्ति मतलब क्या? आदत। यानी जो जानवर का आदत होता है ना, वो हम लोग के अंदर है। नहीं कहा जाता है ये तो जानवर है, ये जानवर की आदत इसका है। तो जो जानवर का आदत हम लोग के अंदर है, जानवरपन जो है, उसी को पाशविक वृत्ति कहा जाता है। तो नाखून ये बार बार बढ़ करके हम लोग को क्या याद दिलाता है? कि हम लोग के अंदर पाशविक वृत्ति है। और संघर्ष चेतना का मतलब क्या? हम लोग ना ये अंदर चेतना करते हैं कि इसको क्या करें? दूर करें। मतलब संघर्षरत रहे हैं हम लोग इसको दूर करने के लिए। बार बार काटते हैं, बार बार बढ़ता है, बार बार काटते हैं, बार बार बढ़ता है। तो लेखक ऐसे पूछा जाएगा आपसे, नाखून का बढ़ना क्या यह दिलाता है, या नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो आंसर करेंगे पाशविक वृत्ति का और संघर्ष चेतना का। पाशविक वृत्ति का और संघर्ष चेतना का। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? पाशविक वृत्ति का और संघर्ष चेतना का। अब देखिए नाखून से अंदर से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाखून बार बार बढ़ता है, नाखून जो है बार बार बढ़ता है, और यह नाखून जो बार बार बढ़ता है ये सांस्कृतिक चेतना को दिखाता है। और हम लोग क्या करते हैं? नाखून जो बार बार जो बढ़ता है उसको काटते हैं,
नाखून को हम लोग बार बार काटते हैं तो ये दिखाता है हम लोग का सांस्कृतिक चेतना, यानी संघर्ष की जो चेतना है उसको दिखाता है। हाँ, नाखून को हम लोग क्या करते हैं, बार बार अलंकृत करते हैं। अलंकृत मतलब उसको डिजाइन से पेंट करते हैं, रंगते हैं, तो ये दिखाता है सौंदर्य बोध का बोध कराता है। मतलब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, नाखून को बार बार काटना और अलंकृत करना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को दर्शाता है या दिखाता है या सूचित करता है। ऐसे पूछेगा, नाखून को बार बार काटना किस चीज को दिखाता है, सांस्कृतिक चेतना को, और अलंकृत करना, अलंकृत मतलब उसको सजाना रंगना, किस चीज को दिखाता है, मनुष्य के सौंदर्य बोध को प्रकट करता है। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, ध्यान से सुनिए, यह है चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब अंदर में डूबा जाए। लेखक बतलाते हैं कि एक दिन क्या होता है, बच्चे कुछ अजीब होते हैं, न जाने कब कैसे सवाल पूछ देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसे सवाल पूछ देते हैं कि ना सोचने वाला चक्कर में पड़ जाता है। ऐसे ही लेखक के सामने एक घटना घटती है। लेखक की छोटी बेटी, कौन सी बेटी, छोटी बेटी लेखक से सवाल कर बैठती है, पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अल्पज्ञ पिता बहुत बड़ा दयनीय जीव होता है। कौन बड़ा दयनीय जीव, एग्जाम में आता है, कौन बड़ा दयनीय जीव होता है, अल्पज्ञ पिता। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम जानता हो, और पिता का मतलब पिता, यानी ऐसा पिता जिसके पास ज्यादा जानकारी ना हो, वह बहुत बड़ा दयनीय जीव होता है। लेखक कहते हैं कि एक दिन लेखक की छोटी बेटी लेखक से जब पूछ बैठती है कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक का भी होश उड़ जाता है। लेखक भी सोचने लगता है कि मैंने तो आज तक ये सोचा ही नहीं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने भी सोच चक्कर में पड़ गया कि ये क्या माजरा है कि नाखून बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि नाखून काटो और 3 दिन बाद बढ़ जाते हैं। एग्जाम में आएगा, नाखून कितने दिन बाद बढ़ जाते हैं, 3 दिन बाद। नाखून काटो और 3 दिन बाद बढ़ जाते हैं, ऐसा है नहीं, इनको कितना भी काटो 3 दिन बाद बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, अरे नाखून जो है अगर ना काटो तो माता पिता क्या करते हैं, डांटने लगते हैं। नाखून बढ़ रहा है और उसको आज के डेट में ना काटो तो माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे को डांटने लगते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सवाल खुद से किया है कि नाखून क्यों बढ़ जाते हैं? नहीं, हम लोग सवाल नहीं किए। लेखक पूछते हैं कि क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर नहीं। अब लेखक जो है बतलाना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकर के चल रहे हैं गहराई में। लेखक कहते हैं कि जब ये धरती का निर्माण हुआ, जब हम लोग क्या थे, हम लोग नहीं थे, जब इस धरती पे निर्माण हुआ, जब मनुष्य का निर्माण हुआ, तो कहा जाता है कि मनुष्य का निर्माण जो हुआ ना, अफ्रीका में बंदरों से हुआ। बंदर की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे बोला जाता है चिंपैंजी बंदर। हम लोग चिंपैंजी बंदर का ही प्रजाति हैं। ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी, वहां की जंगलों में, घाटियों में। तो वहां की जंगलों झाड़ियों में पाई जाने वाली चिंपैंजी जो बंदर होता है, ऐसे चीन में भी पाया जाता है। तो चिंपैंजी जो बंदर होते हैं उसी का प्रजाति हम लोग हैं, यानी हम लोग जो है बंदर का ही जाति है। हम लोग बंदरों के बीच ही रहे हैं। जो बंदर जो खेलते थे, घूमते थे, पेड़ पौधे को तोड़ करके फल खाते थे, उसी में हम लोग रहे हैं। तो उसी बंदर की प्रजाति हम लोग हैं, यानी हम लोग भी जानवर ही हैं, हम लोग भी पशु ही हैं। अब पशु का निशान है हमारे अंदर ये क्या चीज, नाखून का बढ़ना, यानी ये नाखून जो है उसी का पहचान है। ईश्वर याद दिलाते हैं कि हम लोग भी क्या है, पशु ही हैं। कि हम लोग भी क्या हैं, पशु ही हैं। लेखक कहते हैं कि देखिए, कहा जाता है कि पहले हम लोग जब क्या थे, जानवर थे। उस समय जब मनुष्य का आदि मानव का निर्माण हुआ, यानी जानवर से जब क्या हुआ, बंदर से कोई उठ करके चलना शुरू किया तो आदि मानव हुआ। आदि मानव मतलब जो बंदर में पहले मानव बने, आदि मानव का निर्माण हुआ। और वो जंगलों में रहते थे और उनके पास कोई अस्त्र नहीं थे। अस्त्र का मतलब क्या, अस्त्र का मतलब हथियार होता है। उनके पास कोई अस्त्र नहीं था कि जिससे वो किसी चीज को मार सके, जान ले सके। तो उनके पास जो मेन अस्त्र था वो क्या था, नाखून था। उनके पास मेन औजार जो कहिए, हथियार कहिए, अस्त्र कहिए, वो नाखून था। पहला अस्त्र मनुष्य का क्या था, तो नाखून था। और दूसरा अस्त्र क्या था, तो दांत था, दांत। आपसे एग्जाम में हॉल में पूछा जाएगा कि मनुष्य का, आदि मानव का, यानी वनमानुषों का, मनुष्य का जो आदि मानव थे, उनके मुख्य अस्त्र क्या थे, तो 2 अस्त्र थे। कितने, 2, कौन कौन, नाखून और दांत। कहते हैं लेखक कि ये 2 ही अस्त्र थे, लेकिन ना इन दोनों का उपयोग क्या करता था, शिकार करने में, भोजन करने में, और अपने प्रतिद्वंदियों, जैसे मारपीट हो जाता है तो आज लाठी भाला निकल जाता है, तो ऐसे ही 2 आदि मानव टकराते थे तो नाखून से ही और दांत से ही लड़ते थे। तो अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने में और दूसरे से लड़ने में, या फिर शिकार करने में, भोजन
भोजन की तलाश करने में नाखून का ही या दांत का सहारा लिया जाता था। ये दो ही अस्त्र थे। अच्छा, अस्त्र बोल रहे हैं, एक शस्त्र। अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र मतलब जिसको हाथ में थाम करके मारा जाए, यानी अस्त्र यानी आसपास की चीजों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अस्त्र का यूज अपनी शारीरिक बचाव के लिए किया जाएगा। जैसे गादा से आप लड़ते हैं, बचाएंगे भी खुद को। तलवार से आप लड़ेंगे, तलवार से बचाएंगे भी आप। भले से किसी को मारेंगे भी, खुद को बचाएंगे भी। तो अस्त्र जो होता है उससे किसी को मार भी सकते हैं और खुद को बचा भी सकते हैं, ये होता है अस्त्र। और शस्त्र का मतलब क्या? दूरा, बहुत दूर मारना है तो शस्त्र का यूज। मारिए एकदम मिसाइल यहां से अमेरिका, तो ये शस्त्र हो गया। ये अस्त्र शस्त्र में अंतर होता है। तो मनुष्य के पास दो अस्त्र थे, एक था ये नाखून और दूसरा था दांत। यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन मनुष्यों ने जो अंदर के अस्त्र थे यानी शरीर के अस्त्र थे उसको छोड़ करके बाहर जो अस्त्र थे उसका क्या किया? खोज करना शुरू किया और उपयोग करना शुरू किया। और कहा जाता है कि मनुष्य जब आगे बढ़े तो उनको पत्थर मिले। क्या मिले? पत्थर मिले, पेड़ पौधों के डाल मिले, और इसी का उपयोग ये लोग अस्त्र के रूप में करने लगे। लेकिन यहां तक तो ठीक था। कहा जाता है कि जो रामचंद्र की बानर सेना थी, रामचंद्र मतलब राम लखन सीता का नाम सुने होंगे, उनके पास जो बानरी सेना थी, उन लोगों के पास जो अस्त्र थे ऐसे ही अस्त्र थे। यानी कैसा अस्त्र? तो वृक्षों के जो डाढ़ होते हैं, पेड़ जो पत्थर होते हैं, इन्हीं के ही अस्त्र थे। यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन मनुष्यों ने इतना यूज किया, पत्थर का और लाठी डंडे का यूज कर लिया अस्त्र के रूप में, लेकिन यहां ठहरा नहीं। मनुष्य आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अस्त्र के रूप में हड्डियों का यूज करना शुरू किए, यानी हड्डी का अस्त्र बनने लगा। लेखक कहते हैं कि हड्डियों के अस्त्र में जो सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक अस्त्र बना, उस अस्त्र का नाम था, आप लोग देवों का राजा देवेंद्र का नाम सुने होंगे, यानी भगवान इंद्र का नाम सुने होंगे। कहा जाता है कि देवों का राजा है कौन? इंद्र। उनके जो पास जो अस्त्र है, यानी जिसको क्या कहा जाता है? वज्र। वही जो वज्र है वो सबसे मजबूत हड्डी का बना हुआ अस्त्र है। कहा जाता है कि एक मुनि थे जिनका नाम था दधीची मुनि। दधीची मुनि के हड्डी से ही किसका निर्माण किया गया था? उस वज्र का निर्माण किया गया था जो भगवान इंद्र के हाथ में है, जिसका नाम है वज्र। ठीक है, वज्र। वही वज्र जिस वज्र से भगवान हनुमान को मारा गया था, तो उनका नाम वज्र से मारा गया था। तो चूंकि उनका नाम क्या था? मारुति था, छोटा में मारुति था। जब सूर्य को लील गए थे तो उसी वज्र से मारा गया था। अब वज्र से जब मारा गया, हनुमान जो थे यानी जो मारुति थे, वो क्या किए? सूर्य को निगलने से बाहर क्या किए? निकाल दिए। तो वज्र से लगा था, इसीलिए उनको बजरंग बली कहा जाने लगा। वही बजरंग बली जिसको वज्र से मारा गया था, वो वज्र दधीची मुनि के हड्डी से बना था। लेकिन मनुष्य जो था रुका नहीं। कहा जाता है कि केवल हड्डी तक ही नहीं रुका, आगे करवा बढ़ा और आगे करवा बढ़ा, तब जाकर के अस्त्र किसका बना? लोहा का। कहा जाता है कि लोहा का अस्त्र बनाए गए। लोहा का अस्त्र सबसे पहले जब बना, तो जितने भी अस्त्र पहले के बनाए गए थे उन सभी अस्त्रों में सफल कौन रहा? लोहा का अस्त्र सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा घातक रहा लोहा का अस्त्र। कहा जाता है कि देवता लोग जब असुरों से लड़ते थे तो उन लोगों के पास असुरी शक्ति होती थी और हार जाते थे। तो इसलिए देवताओं के राजा लोग भी क्या करते थे? तो मनुष्य के जो राजा होते थे उनसे ना लोहा के अस्त्र लेते थे। कहा जाता है कि लोहा का खोज भारत में ही हुआ। कहां हुआ? आर्यों ने किया। आर्य किसे कहा जाता है? तो भारत की जो वो मनुष्य जो धरती पे पहले आई, जो सबसे प्राचीनतम मनुष्य है भारत की, जो मूल निवासी है यहाँ के, उन्हें आर्य कहा जाता है। तो आर्यों ने ही लोहा का खोज किया। यही वो आर्य थे जो ना देवताओं को क्या करते थे? लोहा का अस्त्र देते थे, जो ना राक्षसों से असुरों से लड़ करके वो क्या करते थे? विजय फतह करते थे। और कहा जाता है आर्यों ने लोहा का औजार बनाया और आर्यों ने भी बहुत सारे युद्ध क्या किए? अपने जीवन में लड़े। कहा जाता है कि ना किनसे? तो आर्यों ने बहुत सारे अपने जिंदगी में ना युद्ध लड़े। जैसे नागों को हराया। नाग हारे, सुपर्ण हारे। कौन हारे? नाग हारे, सुपर्ण हारे, गंधर्व हारे। नाग हारे, सुपर्ण हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। इन सभी से विजय फतह किया कौन? आर्यों ने। किसके दम पर? तो लोहा के बने अस्त्रों के दम पे। लेकिन कहा जाता है कि यहां तक सिलसिला नहीं रोका। मनुष्य ने अस्त्र के रूप में लोहा को ही नहीं, लोहे को भी पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ा। अब अस्त्र बने किस चीज का? तो बंदूक बने।
अब अस्त्र के रूप में बंदूक बने, बंदूक भी पीछे छूटा तो कारतूस बने, कारतूस जिसमें गाय का चमड़ा का यूज किया जाता था, कारतूस बने, लेकिन इसको भी पीछे छोड़ दिया, तब जाकर के तोप बने, तोप मारो तोप से उड़ गया, लेकिन तोप को भी पीछे छोड़ दिया। अब बम बने, बम, अब बम को भी पीछे छोड़ दिया और ना वायुयान बने, ऐसे या बम गिराने वाले वायुयान, या बुम गया और डुम गिरा, उड़ गया, यानी जहाज यहां से गुजरी, बम गिराई, बम बरसाने वाली जहाजें बनी। और लेकिन कहा जाता है कि नखदर मनुष्य यानी नाखून को धारण करने वाला मनुष्य यहां भी नहीं रुका, वो इसको भी पीछे छोड़ दिया और बनाया एटम बम। एटम बम जानते हैं, अगर यहां 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा का पूरा जल करके भस्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं इंसान यहां भी नहीं रुका, लेकिन ईश्वर भी यहां नहीं रुके। बार बार इंसान जो है अपने नाखून को काटता गया, काटता गया, काटता गया, लेकिन बार बार जो है इंसान इसको जमाते गए, यानी यह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेखक कहते हैं कि ऐसा माना जाता है, ऐसा ईश्वर का मानना है, ये ईश्वर इस नाखून को बढ़ा करके ये साबित करना चाहते हैं कि तुम जानवर हो, जानवर थे, जानवर हो, जानवर थे, यानी तुम जानवर थे और जानवर हो। लेकिन मनुष्य यह जो है काट करके यह विश्वास दिलाना चाहता है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य मुझ में है, मनुष्यता मुझ में है। नाखून को मनुष्य काट करके अपना मनुष्यता को घोषित करना चाहता है, लेकिन प्रकृति जो है इस नाखून को बढ़ा करके और ये याद दिलाना चाहती है कि तुम एक समय में पशु थे और तुम्हारे अंदर पशुता है, यानी तुम एक समय में जानवर थे और तुम्हारे अंदर जो है ना वही जानवरपन अभी भी है। लेकिन मनुष्य इसको इनकार करता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि मनुष्य जो है वो सही है। लेखक कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले की बात होगी कि जब ना मनुष्य क्या करता होगा, नाखून को काटता होगा, तो ना घर वाले बोलते होंगे कि मत काटो, सॉरी, घर वाले उसको बोलते होंगे कि मत काटो, हाँ, घर वाले बोलते होंगे कि मत काटो, क्योंकि इसको अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी शिकार करने में काम आएगा। आज लोग काटने के लिए बोलते हैं, अगर ना काटो तब बोलते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि छोड़िए, ऐसा बात नहीं है। एक किताब मिलता है जिसका नाम है, जिसका लेखक है कौन, वात्स्यायन। इसका बुक है कामसूत्र। वात्स्यायन का एक किताब है जिसका नाम है क्या चीज, कामसूत्र। आपसे पूछा जाएगा वात्स्यायन किसके लेखक है, कामसूत्र का। कामसूत्र पुस्तक लेखक किनकी रचना है, तो वात्स्यायन का। इस कामसूत्र में बतलाया जाता है कि ना आज से 2000 साल पहले भारत के जो प्राचीन लोग थे वो नाखून को क्या करते थे, तो अलग अलग रूपों में सजाते थे। इस नाखून को ना अलग अलग रूपों में सजाते थे, अलग अलग तरीके से डिजाइन से काटते थे। जैसे त्रिकोण आकार का काटते थे, कैसे, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दांत के आकार का, दंतुल आकार के इस नाखून को काटते थे। पता नहीं, लेखक बतलाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों काटते थे और किस लिए काटते थे, लेकिन समय समय की बात होता है कि लोग जैसे काटे, पता नहीं क्यों काटते थे। इतना ही नहीं, लेखक बतलाते हैं कि देखिए ना, जो दक्षिण के लोग थे, जो दक्षिण प्रदेश के लोग थे, वो छोटे छोटे नाखून को रखते थे, छोटे छोटे नाखून को रखना पसंद करते थे। वहीं पे जो गौड़ देश के लोग थे, गौड़ देश के, किस देश के, गौड़ देश के जो लोग थे, वो बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते थे। एग्जाम में आता है किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, गौड़ देश के लोग। छोटे छोटे नाखून कहाँ पसंद किया जाता था, तो कहाँ पे, आपको अभी बतलाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये सारा ना कौन बतलाते हैं, ये बतलाते हैं आपका वात्स्यायन, कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन। इतना ही नहीं, ये बतलाते हैं कि लोग ना नाखून को, इसको ना चमकाना पसंद करते थे, मुलायम रखना पसंद करते थे। तो ना मुलायम करने के लिए इस पे किसको लेपन करते थे, सिक्थक। ये देखिए, सिक्थक, सिक्थक का मतलब होता है मोम। इस पे मोम लगाते थे, पॉलिश करते थे कि ये क्या हो, मुलायम हो। और इतना ही नहीं, इसको चमकाने के लिए ना इस पे लगाते थे अलकतक, देख अलकतक लगाते थे। अलकतक का मतलब होता है अलता। इसको ना अलंकृत करने के लिए, इसको शोभा बढ़ाने के लिए अलता लगाते थे। ये सारा हम लोग को जानकारी किस किताब से मिलता है, तो कामसूत्र से, जिसका लेखक है कौन, वात्स्यायन। लेकिन ये कहते हैं, लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन इसको छोड़िए, ये सब आगे बढ़िए। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा ना हमारे प्राणी विज्ञान जो पढ़ने वाले वैज्ञानिक है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो है ना नाखून जो है, एक जैसे हम लोगों में बंदर थे तो पूंछ समाप्त हो गया, उसी तरीके से एक दिन आएगा ना कि ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके पीछे हम लोग को नहीं चलना चाहिए। लेखक जो है थोड़ा सा बात को मोड़ते हैं, कहते हैं कि देखिए, हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं, आजाद कहते हैं। भारत में मनाई जाती है कौन सा दिवस,
तो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिसको इंडिपेंडेंस बोला जाता है। कहते हैं लेखक, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वाधीनता। क्या होता है? स्वाधीनता। अरे भारतीयों को सोचना चाहिए। स्वाधीनता, आप कहते हैं कि मैं क्या हूं? स्वतंत्र हूं। भारत जो है कुछ ऐसे शब्दों का बंधन का यूज करता है, जैसे स्वतंत्रता, सुनिए, स्वतंत्रता और स्वाधीनता और स्वराज्य, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है भारत। थोड़ा सा सोचना चाहिए, कहते हैं लेखक, थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप बोल रहे हैं क्या चीज? स्वाधीनता। इंग्लिश स्वाधीनता, अगर ये आप दर्शाना चाहते हैं कि हम आजाद हैं, क्या हैं? हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का गुलाम नहीं हैं। तो अगर आप ये दर्शाना चाहते हैं कि, क्या आप ये तो नहीं दर्शाना चाहते हैं ना कि हम क्या है? स्वतंत्र है। अरे स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि आप किसी का गुलाम नहीं है, किसी का गुलाम नहीं, यानी किसी का नौकरी पेशा नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी का गुलाम नहीं है, आप खुद का मालिक है। तो अगर ऐसा दर्शाने वाला शब्द है तो इस शब्द को हटाइए, स्वाधीनता नहीं, यानी इंडिपेंडेंस नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंस को लाइए। सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अधीनता, यानी खुद के अधीन होना। खुद के अधीन का मतलब किसी का गुलाम नहीं है, हम खुद का अधीन है। तो अगर आप स्वतंत्रता शब्द से यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम खुद का ही अधीन है, किसी का गुलाम नहीं है, तो इस शब्द को हटाना ही बेहतर है। स्वाधीनता की जगह पे सेल्फ इंडिपेंडेंस को शब्द को लगाना बेहतर है, ऐसा लेखक मानते हैं, लेखक बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि छोड़िए, हमारे जैसे बहुत विद्वान लोग यहाँ आए, अब बहुत विद्वान लोग गए, आइए ना, एक दिन की बात नहीं है, सदियों से इसका यूज, यानी इस शब्द का प्रयोग होता आया है और आ रहा है। लेखक कहते हैं कि देखिए, दो तरह की क्रियाएं होती है। ऐसे प्राणी विज्ञान का मानना है कि दो तरह का क्रिया होती है। विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो आपकी इच्छा से हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इच्छा से, आप खा रहे हैं इच्छा से, आप देख रहे हैं इच्छा से, तो कोई काम इच्छा से किया जा रहा है तो ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया, जैसे सांस लेना बिना इच्छा से हो रहा है, छींका जाना, पलक का झपकना, यह अनैच्छिक क्रिया है। अब लेखक कहते हैं ना कि देखिए, जितना भी सहजात वृत्तियां है, सहजात वृत्तियां का मतलब क्या? जो जन्म से आप में आदत लग गई, जैसे सांस लेना, पेशाब करना, ये जन्म से है। तो जितनी भी सहजात वृत्तियां है, ये अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। मतलब अनजाने में जो क्रियाएं हो जाती है वही क्या है? सहजात वृत्तियां। तो एग्जाम में पूछा जाएगा सहजात वृत्तियों को क्या, सहजात वृत्तियां कौन सी है? अनजान स्मृतियां, यानी अनजान स्मृतियां को ही क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियां कहते हैं। या सहजात वृत्तियां को ही क्या कहते हैं? अनजान स्मृतियां कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। अब लेखक कहते हैं कि सहजात वृत्तियां जो है, यानी अनजान जो स्मृतियां है, उसमें पहला कौन सा है? इसको ऐसे समझिए कि लेखक कहते हैं ना, कुछ क्रियाएं जो होती है जो इच्छा से होती है, कुछ अनायास हो जाती है। तो अनायास घटने वाली जो क्रियाएं हैं, यही क्रिया क्या है? सहजात वृत्तियां है। यही जो क्रिया है, इस क्रियाओं में पहला क्रिया क्या होता है? नाखून का बढ़ना। ये नाखून का बढ़ना जो है पहला सहजात स्मृतियां है। और दूसरा क्रिया क्या होता है? पलक का, ये जो पलक है ना, ये देखिए, दूसरा है ये क्या चीज? इसका बढ़ना, केस का बढ़ना। पहला ऐसे देखिए, इसमें केस लगाते हैं ना, तो ये देखिए, पहला नाखून का बढ़ना और दूसरा केस का बढ़ना, और तीसरा टूटा हुआ दांत का जमना। जैसे दूध का दांत कहते हैं तो टूटा हुआ दांत का जमना। और चौथा क्या? पलक का झपकना। ये अनायास घटने वाली क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? ये सहजात वृत्तियां, यानी अनजान स्मृतियां में आने वाली क्रियाएं हैं। लेखक कहते हैं ये तो ठीक है, शायद ना भारतवासियों को यही सहजात वृत्तियां पसंद है कि ना, इसको हटाना नहीं चाहती है, आदत सा लग गया है, इसका यूज करते रहो। लेकिन लेखक कहते हैं कोई बात नहीं, कि करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेखक कहते हैं कि ना, हमारा बस इतना सा कहना है कि जो भी पीछे का चीज है, हमारा ये मानना है कि सब कुछ वांछनीय नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि जो पीछे से चलता आ रहा है वो सब कुछ सही है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक कहते हैं कि देखिए, कालिदास ने कहा था, क्या कहा था? कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है? कालिदास का। एक बार ना, कौन? तो एक बार गौतम ने कहा था। बुद्ध का नाम सुने, गौतम। आपसे पूछा जाएगा, एक बार गौतम ने कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुखों और सुखों का क्या करता है? अपनी सहानुभूति करता है। यानी मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुखों सुखों की सहानुभूति वो करता है, यानी समझता है, महसूस करता है। तो आपसे पूछा जाएगा सबकी सहानुभूति, सब एग्जाम हॉल में आपसे पूछा जाएगा कि क्या किया है बुद्ध, क्या बोले थे? गौतम क्या बोले थे? गौतम तो यही कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुखों को क्या करता है? सहानुभूति करता है, ये ऐसा बोले थे। इतना ही नहीं,
लेखक बोलते हैं नाखून के बारे में बोलते हैं कि ना नाखून को क्या करिए आप काट दीजिए, लेकिन फिर भी वो क्या आएगा, काटने के बाद लेखक बोलते हैं कि नाखून को काट दीजिए, लेकिन वो दंड स्वीकार कर लेगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर निर्लज अपराधी की भांति सेंध पर हाजिर हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। अब बेहाया है ना, कहते हैं कि इतना क्यों बेहाया है, इतना नाखून क्यों बेहाया है कि इसको काटने के बाद भी बढ़ जाता है। आपसे पूछा जाएगा निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, नाखून को कहेंगे, ऐसे पूछा जाता है लेखक जो है निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को। आपसे कहा जाएगा नाखून जो है, नाखून को क्या कहा गया है, तो निर्लज अपराधी। या आपसे पूछा जाएगा बेहाया लेखक किसे कहा है, तो नाखून को। या ऐसे घुमा करके पूछेगा कि न लेखक बेहाया किसको कहे हैं, तो नाखून को। या नाखून को लेखक कहे हैं तो बेहाया, याद रखना है। लेकिन इतना बात घुमाने के बाद लेखक कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा शब्द चल रहा है चले। एक व्यक्ति था, कहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने आया और लोगों से कहा ना कि बाहर नहीं अंदर देखो, बाहर नहीं अंदर देखो, और न झूठ मत बोलो, यानी मिथ्या मत बोलो, सच्चाई के राह पे चलो, सही बोलो। अहिंसा के राह पे मत चलो, मतलब अहिंसा मत करो, काटो मारो मत किसी को, हिंसा के राह पर चलो, हिंसा के राह पर चलो। और न फालतू की बेकार की बातें मत करो, काम की बातें करो, आराम मत करो, काम करो। उसकी बातें, यानी उस बूढ़े व्यक्ति की बातें पता नहीं लोगों को पसंद आया या नहीं आया, उसको गोली से मार दिया गया, यानी उसको, उस बूढ़े को गोली से उड़ा दिया गया। ऐसा लेखक बतलाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं ना कि इससे जो दुनिया में हो रहा है होता रहे, अस्त्र शस्त्र बनते रहे और करोड़ों गुना बने, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं करना चाहिए। बस हम लोग को अपने बच्चे को, जो छोटे से बच्चे हैं, उन लोगों को शिक्षित करना चाहिए और ये सिखा देना चाहिए कि दुनिया ऐसे ही है बच्चों, दुनिया ऐसी है, इसी दुनिया में आप लोगों को जीना है। और ना इसी दुनिया में हो सके तो कोई कष्ट में जी रहा हो तो उसको, उसके दर्द को समझा जाए, उसको मदद किया जाए। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ते रहे, मनुष्य उससे छोड़ेगा नहीं, काटता ही रहेगा। चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर यह चैप्टर आप लोगों को यूनिक लगा है, मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो यही है फास्ट कोचिंग सेंटर भाई उपेंद्र सर का चैनल। जैसे बोले थे ना, आदत सी लग चुकी है, आदत सी लग चुकी है, नाखून सा लग चुका है ना, आदत सा लग चुका है तेरे इश्क का, आदत सा लग चुका है तेरा इश्क का, जितना ही काटो बढ़ता ही जाता है। आदत सा लग चुका है तेरे इश्क का, जितना ही काटो बढ़ता ही जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना ना भूले और शेयर करिए, क्योंकि महफिल में आ रहे हैं आपके पास बहुत जल्द ही। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास और उनके पास शेयर करना ना भूलें।